Hello guys, what's up? This is Sumit Mahajan. I hope that you are doing absolutely well. So आज हम लोग करेंगे चार्ज का सुपर रिवीजन. नाउ ये सुपर रिवीजन के अंदर हम लोग डिटेल में सब कुछ चीजें कवर करते हैं और शॉर्टेस्ट मैनर में वी विल ट्राई टू फिनिश ईच एंड एवरी चैप्टर. अभी तक हम लोग ने चार्ज का चैप्टर किया, सॉरी सप्लाई का चैप्टर किया है, तो प्लीज एक बार वो भी देख लेना. आई हैव मेड अ कोर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो एक बार अच्छे से तुम लोग वो देखोगे ना पूरे के पूरे सुपर रिवीजन. उसके बाद जस्ट क्वेश्चंस देखो. आई एम श्योर तुम लोगों को सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे. तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं चार्ज अंडर जीएसटी. दोस्तों चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर के लिए जो नोट्स लगे जो मैं यूज करने वाला हूं, यू विल गेट दीज नोट्स ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप. तो प्लीज एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाके वो सब्सक्राइब रखना, बिकॉज उस पर काफी सारी चीजें मैं डालते रहता हूँ इसके वजह से. और अगर तुम लोग इस चैनल पे नए रहोगे तो प्लीज एक बार ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और मेरे मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा लाइक बटन अगर दबा सकते हो, दैट बी द बेस्ट थिंग फॉर मी. और अगर अच्छा लगा तो एंड में जाके एक छोटा तुम लोग कमेंट भी डाल देना अगर अच्छा लगा तो. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ज अंडर जीएसटी. चार्ज अंडर जीएसटी के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट विच आई हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर नोट्स, जस्ट टेक अ प्रिंट आउट, रेफर दिस फॉर द लास्ट डे, यू आर डन. स्टार्ट करते हैं चार्जिंग सेक्शन से. चार्जिंग सेक्शन जो है वो चार्जिंग सेक्शन सीजीएसटी एक्ट के बारे में बात किया तो सेक्शन नंबर 9 है, और अगर आईजीएसटी एक्ट के बारे में बात किया तो इट इज सेक्शन नंबर 5. नाउ द पॉइंट इज कि हम लोग जो ये चैप्टर करने वाले हैं, मतलब जो इंटर में जो हम लोग करने वाले हैं, वो कौन सा एक्ट पढ़ने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू लर्न सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. हम लोग सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, बराबर है, परफेक्ट. नाउ जो मेन पॉइंट्स है ये चैप्टर के अंदर, दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स, वो हम लोगों को समझना है, जिसके अंदर अपने अमेंडमेंट्स भी है. तो ये जो भी अमेंडमेंट्स कवर करूंगा तुम लोगों को एक बहुत अच्छे लेवल का एक कंफर्ट दे दूंगा इंटरकनेक्ट करके एग्जाम्पशन चैप्टर के साथ. परफेक्ट एकदम. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में सबसे पहला डेफिनेशन जो आता है विच इज एग्जाम सप्लाई. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जाम सप्लाई? एग्जाम सप्लाई मतलब ऑल द सप्लाईज विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स, वो भी एग्जाम सप्लाई है. सप्लाईज विच आर होनली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो एग्जाम्पशंस के अंदर आता है, वो भी एग्जाम्प्ट है. और जो भी कोई नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगा ना, मतलब दारू या फिर पेट्रोल, ये सब नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, उनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जाम्प्ट सप्लाई बोलेंगे. वो भी एग्जाम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे. परफेक्ट एकदम. ओके, सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 9(1) के अंदर बोला है सीजीएसटी कभी लगता है ओनली व्हेन इट इज एन इंट्रास्टेट सप्लाई, बराबर है, ऑन द वैल्यू विच इज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 एंड ऑन द गुड्स और सर्विसेज और बोथ. मतलब वो इंट्रास्टेट होना चाहिए, गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ होना चाहिए, या और किस पे लगना चाहिए जीएसटी, वैल्यू, जो वैल्यूएशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे उसके हिसाब से. एकदम बराबर है. सो ये वैल्यू पे तुम लोगों का जीएसटी लग जाएगा. बट उन्होंने चार्जिंग सेक्शन में ही बोला है कि ये सब पे जीएसटी लग जाएगा एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अगर तुम्हारा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेचने का अगर धंधा होगा, देन इन दैट केस वो सेक्शन नंबर 9(1) के अंदर फॉल नहीं होगा, विच मींस वो जीएसटी के अंदर ही फॉल नहीं होगा. अभी उन्होंने दो आई थिंक एक साल पहले एक पॉइंट लाया था, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के साथ साथ अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सर ये क्या होता है? उनको क्या बोलना है मालूम है? इन सिंपल वर्ड्स, अगर कौन सा सब्सटेंस मतलब स्पिरिट अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया होगा, तो अगर वो स्पिरिट भी अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है ना, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. तो सर ये अनडीनेचर्ड क्या होता है? देखो, जो अल्कोहल होता है ना, वो अल्कोहल सब सब कंज्यूमेबल नहीं होते. क्यों? बिकॉज अगर अल्कोहल है, अगर वो अल्कोहल हम लोगों को सैनिटाइजर के अंदर यूज करना होगा, देन इन दैट केस हम लोग वो डीनेचरिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं. क्या करते हैं? डीनेचरिंग प्रोसेस. ये जो डीनेचरिंग प्रोसेस होता है ना, ये जो डीनेचरिंग प्रोसेस है, वो डीनेचर करने के बाद वो हम लोग पी नहीं सकते अल्कोहल, राइट? तो वो ये सब्सटेंसेस के अंदर यूज होगा, मतलब सैनिटाइजर हो या फिर परफ्यूम हो. तो जो डीनेचर्ड है वो लोग बाहर नहीं है जीएसटी के. क्या बाहर है जीएसटी के? अनडीनेचर्ड, मतलब जो अल्कोहल कंज्यूम कर सकता है ना, वो अनडीनेचर्ड होता है. सो अनडीनेचर्ड उन्होंने जीएसटी के बाहर रख दिया है. एकदम परफेक्ट है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेक्शन नंबर 9(2) के अंदर बोला है पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा जब तक वो जीएसटी काउंसिल उस पे रिकमेंडेशन नहीं देता है तब तक. परफेक्ट. 9(3) के अंदर उन्होंने 9(3) के अंदर उन्होंने बोला है आरसीएम के बारे में. आरसीएम हम लोग करने ही वाले हैं. 9(4) नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटर पर्सपेक्टिव, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. 9(5) पहले मैं डिस्कस करता हूं, दैट इज पेमेंट ऑफ जीएसटी बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर. इधर लिखा नहीं मैंने, पर ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या बोला जाता है कि अभी हम लोग ने अभी तक पढ़ा है कि देयर आर 4 बिजनेसेस. अगर ये 4 बिजनेसेस तुम लोग अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू देते हो, देन इन दैट केस इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ई कॉमर्स ऑपरेटर टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट.
तो ये जो 4 बिज़नेसेस थे, नाउ दे हैव मेड 5 बिज़नेसेस, मतलब दे हैव एडेड वन मोर पॉइंट हियर, अमेंडमेंट आया उसपे, बराबर? अगर ये 5 बिज़नेसेस ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिज़नेस करते हैं, देन इन दैट केस द जीएसटी लायबिलिटी विल बी ऑफ दिस ई-कॉमर्स ऑपरेटर टू पे टू द गवर्नमेंट, टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। तो एक-एक करके हम लोग देखते हैं। वेरी, वेरी सिंपल। नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अगर मेरा बिज़नेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का है, मतलब ओला है, उबर है, तो इस पे जीएसटी का लायबिलिटी किसका आएगा? देखते हैं। देयर इज़ वन कस्टमर हियर, बराबर? देयर इज़ वन कस्टमर हियर, देयर इज़ उबर हियर एंड इधर ड्राइवर काका जो एक्चुअली सप्लायर है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है, बराबर है? ओके। नाउ कस्टमर उबर पे जाके कुछ उबर का टैक्सी बुक करता है। ₹500 का चार्ज लगता है एंड ₹50 का जीएसटी लगता है। एकदम बराबर। द क्वेश्चन कम्स, हू विल पे दिस जीएसटी टू द गवर्नमेंट? विल उबर पे या विल ड्राइवर काका विल पे? They have said that irrespective, in all the cases, it will be the responsibility of Uber, that is e-commerce operator, to go to the government and pay the GST. So कभी भी transportation of passenger आया, it will always be the responsibility of e-commerce operator to go to the government and pay the GST, irrespective of the fact whether this person is a registered person or this person is an unregistered person. फर्क अपने को नहीं पड़ता है, ऊबर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। बट देयर इज वन एक्सेप्शन हियर। ये कभी उबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगा और कभी ये सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, ओनली व्हेन ये जो सप्लायर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो एक कंपनी है एंड जो व्हीकल रेंट पे दिया जा रहा है वो एक ओमनी बस है। ओमनी बस मतलब जिसका सीटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 6। कंपनी है और वो क्या रेंट पे दे रहा है? वो दे रहा है रेंट पे ओमनी बस जिसका सीटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 6। अगर ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं, देन ओनली इट विल बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस सप्लायर टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। ये देखो इधर लिखा है, एक्सेप्शन में लिखा है रिस्पांसिबिलिटी विल बी ऑफ द सप्लायर, that is driver kaka, and not of Uber if following conditions are satisfied. If supplier is a company and vehicle is omnibus, that is vehicle carrying more than 6 passengers. एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज सर्विसेज ऑफ अकोमोडेशन, दैट इज ओयो, ओला, ओलो, ओयो, ओयो, ओला, अरे भाई एक मिनट, ओयो ठीक है, ओयो। तो ये जो ओयो है, गो आईबीबो है, ये सब इस पे अंदर फॉल हो जाएंगे। ठीक है, ओके। ना इसके अंदर बोला कि सर्विस ऑफ अकोमोडेशन के अंदर, लेट्स टेक वन एग्जांपल, देयर इज वन पर्सन कॉल्ड प्रतीक और उसको रहा नहीं जा रहा, तो इसकी वजह से उसने क्या किया, ओयो पे एक मस्त रूम बुक किया और रूम बुक करने के बाद होटल वाले काका को बोल दिया कि भाई इधर एक प्रतीक करके एक लड़का आने वाला है, वो एक दिन रहने वाला है। परफेक्ट है। तो प्रतीक ने क्या किया, 1000 रुपीज उसने पे किया, जीएसटी पे किया 100 रुपीज का। नाउ द क्वेश्चन इज, इट विल बी हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे दिस जीएसटी टू द गवर्नमेंट? इट विल बी, it depends. It depends. If the service provider is a registered person, then it will be the responsibility of the service provider. But अगर ये service provider ही एक unregistered person होगा, it will be the responsibility of OYO to pay GST to the government. अगर होटल वाले काका एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो होटल वाले काका विल पे। इफ होटल वाले काका इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, देन इन दैट केस ओयो, व्हिच मींस ई कॉमर्स ऑपरेटर विल पे। परफेक्ट है। हम लोग आगे जाते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हाउसकीपिंग सर्विस। हाउसकीपिंग सर्विस मतलब क्या होता है, अर्बन कंपनी का सर्विस। अर्बन कंपनी के केस में उसको अगर पंखा साफ करने का है, इसके लिए अर्बन कंपनी के बंदे को बुलाया। ये देखो पंखे जैसे सिर वाला पंखा वाला बुलाया उसने बुलाया कि भाई ये पंखा साफ करके दे। तो इन दिस केस प्रतीक विल पे 1000 रुपीज टू अर्बन कंपनी एंड 100 रुपीज टू अर्बन कंपनी एज जीएसटी। Who will pay this GST to the government? Again, similar to accommodation service. If this the service provider is a registered person, this person will pay. But if this is an unregistered person, urban company, which means e-commerce operator will pay. सर्विस प्रोवाइडर अगर रजिस्टर्ड होगा तो ही विल पे, सर्विस प्रोवाइडर अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो अर्बन कंपनी विल। ए बाबा समझा कि नहीं रे। पॉइंट नंबर 4 पे आता है, दैट इज रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस बढ़िया पॉइंट है एकदम रेस्टोरेंट सर्विस में। फॉर एग्जांपल, अगर प्रतीक को लगी भूख, भूख लगने के बाद वो गया जोमेटो पे जाने के बाद उसने बोला कि मुझे अप्पा कैंटीन करके देयर इज वन रेस्टोरेंट, उससे क्या करना है, मंगाना है खाना, बराबर। नाउ द पॉइंट इज, इसने 1000 रुपीज पे किया और 100 रुपीज का जीएसटी पे किया। सर इट विल बी हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो टू द गवर्नमेंट एंड पे द जीएसटी? इट डिपेंड्स। अगर अप्पा कैंटीन बड़ा आदमी होगा तो अप्पा कैंटीन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, बट अगर ये अप्पा कैंटीन छोटा आदमी होगा, देन इन दैट केस जोमेटो का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा। अभी तक हम लोग देख रहे थे बड़ा आदमी और छोटा आदमी का डेफिनेशन, रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो क्या होगा, बराबर ना। इधर तक देखा ना, रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो ही विल पे, अनरजिस्टर्ड होगा तो अर्बन कंपनी विल पे।
पर इधर रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे वेदर अप्पा कैंटीन इज अ बिग पर्सन और नो। हम लोग क्या देखेंगे मालूम है? हम लोग देखेंगे वेयर दैट अप्पा कैंटीन इज लोकेटेड। इफ दैट अप्पा कैंटीन इज लोकेटेड इन अ होटल, इफ अप्पा कैंटीन इज लोकेटेड इन अ होटल जिसका डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ वन रूम, भाड़ा 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 ऑफ वन रूम इज मोर देन 7,500 पर डे, पर यूनिट, देन इन दैट केस वो होटल तो बड़ा होटल बन गया, बिकॉज उसका एक रूम का भाड़ा ही मोर देन 7,500 है। बट अगर ऐसे होटल के अंदर अगर तुम्हारा रेस्टोरेंट होगा तो ऑटोमेटिकली वो रेस्टोरेंट भी क्या बन जाएगा बाबा? बड़ा रेस्टोरेंट बन जाएगा। देन इन दैट केस इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अप्पा कैंटीन टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। बट अगर अप्पा कैंटीन इज लोकेटेड ऑन द रोड, मतलब उसका रोड पे, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि रोड पे बैठता है वो, रोड पे दुकान है उसका, दुकान उसका फुटपाथ पे मतलब रोड पे है, देन इन दैट केस अप्पा कैंटीन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगा। इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जोमेटो टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। ए समझा कि नहीं रे? ओके। अभी हम लोग एक बढ़िया चीज करेंगे, लोकल डिलीवरी सर्विस। माँ कसम तुम लोगों को मजा आएगा ये पॉइंट देखने के बाद, तुम लोगों का मस्त इंटरकनेक्शन करके दूंगा। और ये अमेंडमेंट की बात है। देखो लोकल डिलीवरी सर्विसेज, आजकल हम लोग ना क्या होता है ना, हम लोग चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। यूल से कि यस सर मैं कल पढ़ा था वो मुझे याद नहीं। अरे भाई पढ़ाई का नहीं बात कर रहा हूं मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर मुझे कुछ किधर जाना होगा, हम लोग कुछ चीजें भूल गए, चार्जर भूल गए घर पे, उधर जाने के बाद याद आता है अरे बाबा मैं तो चार्जर घर पे भूल गया। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अभी अभी पहले क्या होता था, पहले हम लोग दोस्त को फोन कर सकते थे, भाई आजा, अभी दोस्त के पास भी टाइम नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या था, मुझे उधर वापस जाना पड़ेगा, पर अपने पास टाइम ही नहीं इतना। तो अभी अपने पास एक मस्त चीज है, दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब पोर्टर। पोर्टर है, डंजो है, उनको फोन करेंगे, बाबा एक काम कर मेरे घर पे जा, चार्जर उठा, इधर फटाफट लेके आना, अपने पास टाइम 10 मिनट के अंदर आना चाहिए। ऐसा अपने पास अभी लोकल डिलीवरी सर्विस का ऑप्शन अवेलेबल है। तो वही बात है कि एक कस्टमर है, इधर एक पोर्टर है और इधर एक सप्लायर है। नाउ मैं पोर्टर पे जाके डिलीवरी एड्रेस डालता हूँ, उठाने का एड्रेस डालता हूँ, सब कुछ मैं डाल देता हूँ, तो वो मुझे सर्विस देता है। तो इधर इट विल बी हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट? एकदम सिंपल है भाई। अगर ये सप्लायर अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो सप्लायर हिमसेल्फ विल पे द जीएसटी। बट अगर सप्लायर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा देन ई कॉमर्स ऑपरेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 9। समझा कि नहीं? ये तुम्हारा अमेंडमेंट है, ये तुम्हारा अमेंडमेंट है। और अभी मैं तुम लोगों को इंटरकनेक्ट करके दूंगा एग्जाम्पशंस चैप्टर में। सर हम लोगों को तो याद नहीं है, बैठा हूं मैं इधर, मैं बैठा हूं ना इधर, मैं काय को बैठा हूं इधर। देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड अगर तुम लोग ने पढ़ा होगा, ये बहुत गलत है अज्यूम करना कि तुम लोगों को कुछ भी याद है। तो इसके वजह से मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, अगर कोई बोला सर इतना बड़ा लेक्चर डाल दिया चार्ज का, अभी खुद को देखो पहले, उसके बाद मुझे मुझे बोलो कि इतना बड़ा लेक्चर डाला। देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, अभी देखो क्या होता है ना, गुड्स अगर तुम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय रोड एंड ये कुरियर कंपनी के थ्रू ट्रांसफर किया, कुरियर कंपनी के थ्रू अगर तूने ट्रांसफर किया और कुरियर कंपनी ने अगर ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दिया, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। ये चीज ना दोस्तों याद रखना, कुरियर कंपनी के थ्रू जो भी तुम लोग ट्रांसफर कर रहे हो वो हमेशा टैक्स लगेगा उस पे। सेकंड चीज, अगर तूने जीटीए के थ्रू अगर कुछ भी ट्रांसफर किया होगा, जीटीए ने कौन सा सप्लाई किया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का, अगर वो गुड्स एक स्पेसिफाइड गुड्स होंगे ना, स्पेसिफाइड गुड्स का ना देयर इज अ स्पेसिफिक लिस्ट व्हिच इज गिवन। मतलब क्या स्पेसिफिक लिस्ट में क्या लिखा है, अगर समझो कि रिलीफ मटेरियल करके एक है, न्यूज़पेपर है, मिल्क है, ये सब चीजें स्पेसिफाइड गुड्स में आते हैं। एग्जामिनेशन चैप्टर में समझेगा, मैं करवाऊंगा अच्छे से। तो स्पेसिफाइड गुड्स के अंदर अगर तुम लोग फॉल होते हो और स्पेसिफाइड गुड्स अगर जीटीए देता है, देन इन दैट केस जीटीए ने जो भी सर्विस दिया वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। एकदम बराबर। बट अगर जीटीए ने कौन सा भी दूसरा सर्विस, कौन से दूसरे गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट किए, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। और अगर तुम लोग अदर केसेस के अंदर इट वाज व्हाट, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नाउ कैन आई से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर ये चीज था, बराबर है। अभी लोकल डिलीवरी सर्विस का बात करते हैं। लोकल डिलीवरी सर्विस हम इधर किधर फॉल होगा, अभी वो कुरियर कंपनी नहीं है, वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी नहीं है, तो वो अदर केसेस में फॉल होता था, तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। उसको तो एग्जम्पशन मिल जाएगा रे। तो हम लोग क्यों बात कर रहे हैं कौन जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा? तो इसके लिए उनको बोलना है कि वी डोंट वांट टू गिव एग्जम्पशन टू लोकल डिलीवरी सर्विसेज एंड दैट्स व्हाई वी आर एडिंग दिस एंड टेलिंग यू दिस कि उसके ऊपर का जो एग्जम्पशन है ना, ये एग्जम्पशन लोकल डिलीवरी सर्विस को मिलेगा ही नहीं रे।
ये ऊपर का एग्जम्पशन लोकल डिलीवरी सर्विस को मिलेगा ही नहीं, मतलब एग्जम्पशन के पॉइंट में लोकल डिलीवरी सर्विस को बाहर फेंक दिया और उन्होंने बोला कि लोकल डिलीवरी सर्विस वालों को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो लोकल डिलीवरी सर्विस का जो भी होगा इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। नाउ द पॉइंट इज कि सर जीएसटी कौन पे करेगा? हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया था कि अगर वो सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो सप्लायर देगा, बट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो ई कॉमर्स ऑपरेटर देगा। नाउ पीपल स्टार्टेड सेइंग कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो जीटीए के अंदर फॉल हो रहे हैं, गुड्स तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसके वजह से वो जीटीए है। तो नहीं है बाबा, उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया जीटीए के डेफिनेशन के अंदर कि वो लोकल डिलीवरी सर्विस जो है ना विल नॉट बी कैटेगराइज्ड एज जीटीए। लोकल डिलीवरी सर्विस विल नॉट बी कैटेगराइज्ड एज जीटीए। ये भी बता दिया, मतलब जीटीए के अंदर भी तुम लोग फॉल नहीं हो सकते। ये समझा कि नहीं? तो ये है सेक्शन नंबर 9(5) अंडरस्टैंडिंग। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे विद सेक्शन नंबर 9(3) दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ सर्विसेज। सब लोग इधर फोकस करना। फोकस करने के बाद मैं जैसे तुम लोगों को पढ़ाई करने बोलूंगा वैसे पढ़ाई करोगे कि ना? करोगे, मुझे मालूम है तुम लोग करोगे। तो बताऊंगा वैसे करना। तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे पास बुक्स होंगे वो बुक्स लेके रखना, सामने रखना जो तुम लोग लास्ट डे रेफर करने वाले हो, ठीक है? अगर नहीं तुम्हारे पास बुक नहीं है तो ये पीडीएफ का प्रिंट आउट मार के रखना, उसके बाद तुम लोग ये लेक्चर देख लेना, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहली चीज क्या है ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कुछ सर्विसेज उन्होंने कवर की है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेसिपिएंट टू गो टू द गवर्नमेंट एंड डिपॉजिट द जीएसटी। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेसिपिएंट टू डू ऑल द कंप्लायंसेस ऑफ जीएसटी। मतलब क्या कि रिटर्न भरना, ये सब करना, वो सब कुछ कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट किसका होगा? एक रेसिपिएंट का होगा। तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के बारे में बात किया है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये भी स्टार्ट करने के पहले तुम लोगों को आरसीएम के अंदर 3 चीजें याद रखनी है। हु इज द सप्लायर, हु इज द रेसिपिएंट एंड व्हाट इज द नेचर। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ नेचर याद रखते हैं। हाँ, अच्छा ये होगा तो आरसीएम। अरे बाबा ऐसा नहीं होता है। सप्लायर कौन है वो भी इंपॉर्टेंट है, रेसिपिएंट कौन है वो भी इंपॉर्टेंट है, और नेचर क्या है तो ही समझेगा अपने को आरसीएम क्या है। तो अब मैं तुम लोगों को ना पढ़ाई करने का एक तरीका सिखा रहा हूं कि सिर्फ नेचर याद करके रिवाइज मत करो। रिवाइज करोगे तभी एवरी पॉइंट में 3 चीजें रिवाइज करनी है तुम लोगों को। नंबर 1 सप्लायर कौन, नंबर 2 रेसिपिएंट का, नंबर 3 नेचर क्या। समझा? अंडरस्टैंडिंग ओके। चलो बढ़ते हैं आगे। जीटीए का सर्विस मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। मतलब मैं कौन हूं? ट्रक वाला हूं, ट्रक वाला। मैं ट्रक वाला हूं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी का सर्विस देता हूं। से फॉर एग्जांपल जीटीए का सर्विस है जो महाजन वर्चुअल्स को दे रहा है जीटीए। महाजन वर्चुअल्स को जीटीए सर्विस दे रहा है, बराबर। ये क्या सर्विस हो सकती है? फॉर एग्जांपल महाजन वर्चुअल्स के पास कुछ गुड्स है, वो गुड्स एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने हैं, बराबर। तो जीटीए क्या करता है? जीटीए महाजन वर्चुअल्स को गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस देता है, बराबर। सब लोग इधर फोकस करो, मैं क्या बोल रहा हूं। जीटी आराम से। जीटीए ने अगर सप्लाई एक नॉन स्पेसिफाइड पर्सन को दिया, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट अगर जीटीए ने अगर उनका सप्लाई एक स्पेसिफाइड पर्सन को दिया, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। अगर नॉन स्पेसिफाइड को दिया तो एग्जम्प्ट है, स्पेसिफाइड को दिया इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन और नॉन स्पेसिफाइड पर्सन? अभी देखो, फैक्ट्री विच इज रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एओपी बीओआई। मैं तुम लोगों को अभी ना कुछ चीजें मार्क करके दूंगा, माँ कसम, मार्क माय वर्ड्स, उसमें से क्वेश्चन आने का चांस है। अभी मेरे को नहीं मालूम आएगा कि नहीं, पर चांस है। मैं बोल रहा हूं बिकॉज ये लोग गलती करते हैं। जिधर जिधर मैं ऑ पॉइंट्स लिख के दूंगा, तुम लोग क्या करोगे? हर एक चैप्टर में तुम लोग वो पॉइंट पे जाके ऑ पॉइंट लिखोगे, और लास्ट डे तुम लोग ने वो नहीं पढ़ा ना तो देख लेना। बाद में अगर मैं बोलता हूं कि देखो मैं बोला था उसमें से आया, तुम लोग बोलते हो ये शाना बन रहा है ये ज्यादा, एग्जाम के बाद तो सब लोग ही बोलते हैं हमारे बुक में से आया। मैं बोल रहा हूँ इसमें से आ सकता है, इसमें से एग्जाम में आ सकता है। तुम लोग मुझे बाद में बोलने दोगे नहीं, इसके लिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि इसमें से एग्जाम में आ सकता है। अच्छा है कि नहीं? तुम लोग ऐसा तुम सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट हो गया कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन हो या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, तो वो भी क्या माना जाएगा? वो एक स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज, एग्जाम में वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर एफ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एंड पॉइंट नंबर जी, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये लोग क्या बन गए? ये लोग बन गए स्पेसिफाइड पर्सन। अगर तुम लोग रजिस्टर्ड नहीं हो,
तुम लोगों को अगर जीटीए ने सर्विस दिया तो कैन आई सी यू आर नॉन स्पेसिफाइड? यस, यू आर गोइंग टू बी व्हाट? एग्जाम्प्ट। इट इज गोइंग टू बी व्हाट? एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट अगर स्पेसिफाइड पर्सन को जीटीए ने सर्विस दिया होगा तो जीटीए के पास दो ऑप्शंस होते हैं। इधर जीटीए कैन ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट किया तो जीटीए सामने वाले पर्सन को बोलेगा बाबा 5% के हिसाब से जीएसटी पे कर दे, मैं पे नहीं करने वाला हूं, बराबर। एंड जीटीए ने जो भी सामने वाले को सर्विस दिया था, इसके लिए जीटीए को जो भी इनवर्ड सप्लाई मिला था उसका जीटीए आईटीसी नहीं ले सकता। अंडरस्टैंडिंग? बट अगर जीटीए ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म नो, तो जीटीए के पास दो ऑप्शन होते हैं। नंबर वन, अर्लियर वी हैड सीन 12% एंड 5%, नाउ द रेट हैज बीन चेंज्ड, इट इज 18% एंड 5%। सो 18% के लिए ऑप्ट किया तो आईटीसी मिल जाएगा, और 5% के लिए ऑप्ट किया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एवरीबडी। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। अभी जीटीए ने सर्विस दिया गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को। तुम लोगों को मालूम होगा कि टीडीएस करके एक चैप्टर है, एटलीस्ट इतना तो मालूम होगा, टीडीएस करके चैप्टर है, इनकम टैक्स का नहीं, जीएसटी का। वो लोगों को टीडीएस काटने के लिए ना गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इवन दो उनका कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो भी सिर्फ टीडीएस काटने के लिए वो लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं। वो लोग जैसे टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं, कैन आई से दे विल फॉल इन पॉइंट नंबर जी। तो वो स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएंगे। अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएंगे देन इन दैट केस उस पे जीएसटी लगेगा, और ये लोग को ही जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट जीएसटी जो लॉ मेकर्स है, ये लोगों को पॉइंट नंबर जी में फॉल नहीं करवाना था। एंड दैट्स व्हाई दे सेड दैट अगर इनको सर्विस दिया तो आरसीएम नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, एफसीएम लगना चाहिए। यस, इस पे एफसीएम लगना चाहिए, बट उन्होंने एग्जम्पशंस के चैप्टर में डाल दिया कि अगर तुम लोगों ने गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को सप्लाई दिया जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस, तो उनको जो सप्लाई किया ना उस पे एग्जम्पशन मिल जाएगा, उन पे एग्जम्पशन मिल जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अगर तूने ये लोगों को सप्लाई किया गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को जिन्होंने सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उनको तो तुम लोग ने जो भी सप्लाई किया वो क्या माना जाएगा बाबा, एग्जम्प्ट माना जाए। सो ट्रीट देम एज नॉन स्पेसिफाइड पर्सन। ये लिखो मत एग्जाम में, जस्ट बता रहा हूं। Understanding everybody? Okay, this is your first point. This is your GTA. How many or points are there? Only one, which is in case of partnership firm can be registered or unregistered. Come to the second point, that is sponsorship service. कभी भी याद रखना, sponsorship service के अंदर हम लोग सबसे पहले सप्लायर एंड रेसिपिएंट में दो चीजें लिखेंगे। देखो, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट में भी लिखेंगे बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अभी अगर ये देखो ऐसा दिख रहा है, बराबर है, बॉडी का ओबीसी ओबीसी बीसी ओबीसी। आरसीएम कभी लगेगा स्पॉन्सरशिप सर्विस का, जब भी ओबीसी बीसी को सप्लाई करता है तभी लगेगा आरसीएम। ऐसा होगा ना तो ही लगेगा आरसीएम। बाकी जो भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, ये होगा एफसीएम लगेगा, ये होगा एफसीएम लगेगा, ये होगा एफसीएम लगेगा। बट अगर ओबीसी टू बीसी होगा तो क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। इसमें मैं और एक चीज ऐड करता हूं, बीसी के साथ और एक चीज उन्होंने बोला, पार्टनरशिप फॉर्म। ओबीसी टू बीसी और अ पार्टनरशिप फॉर्म, इनको सर्विस दिया तो क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। वे बाकी इन ऑल द केसेस एफसीएम लगेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट ऑफ पॉइंट नंबर 2, दैट इज स्पॉन्सरशिप सर्विस। परफेक्ट है, दो पॉइंट्स देके जीटीए एंड स्पॉन्सरशिप सर्विस। लेट्स गो टू विद द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। बढ़िया चीज तरीके से समझाऊंगा तुम लोगों को। सबसे पहली चीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ये समझना। नंबर वन, एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग होता है, एंड नंबर टू कमर्शियल प्रॉपर्टी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब घर 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 रे घर रे घर घर घर। अगर जो देने वाला है ना, इधर देने वाले का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता है कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जो रेंट पे दे रहा है वो कौन है, रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। वो कोई भी हो भाई, वो कोई भी हो, वो किसको सर्विस दे रहा है रेंट पे, दैट मैटर्स द मोस्ट। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को देता होगा तो इन दैट केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स हो जाएगा। बट अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सर व्हाट इफ मैं और एक इधर ऐड करता हूं चीजें, कि अगर मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो भी दिया है वो ऑफिस पर्पस के लिए दिया, वो ऑफिस पर्पस के लिए दिया, देन इट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इस पे ना फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, याद रखना।
रेजिडेंशियल ड्वेलिंग शुड बी गिवन टू द फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस, तो ही इधर एग्जम्पशन की बात आएगी अगर यूआरपी को दिया होगा तो। अगर एक यूआरपी को दिया है पर वो अंदर ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर रहा है वो चीज, देन इन दैट केस उस पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। याद रखना रेगुलर बैच और प्रैक्टिस बैच वालों, ये मैंने तुम लोगों को चार्ट दिया होगा, उसमें अगर तुम लोगों को ऐड करना है तो ये ऐड कर देना, सो दैट कंप्लीशन पर्सपेक्टिव के पर्सपेक्टिव। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। अभी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में सप्लायर मैटर करता है क्या? नहीं, रेसिपिएंट मैटर करता है। रेसिपिएंट के केस में अगर सामने वाला रजिस्टर्ड होगा तो आरसीएम, अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड होगा तो डिपेंड्स। वो अनरजिस्टर्ड पर्सन किसके लिए यूज कर रहा है? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, एग्जेम्प्ट। ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, टैक्सेबल, बट दैट इज अंडर फॉरवर्ड चार्ज में। परफेक्ट। अभी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो हम लोग ने बोला आरसीएम के अंदर टैक्स हो जाएगा, बट इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है, बट अगर सोल प्रोपराइटर प्रूव करता है, इफ आस्क्ड, वो प्रूफ करता है कि ये जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, ही इज यूजिंग इट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस ओनली, देन इन दैट केस फॉर हिम वॉट एवर सप्लाई इज गिवन to registered person who is a sole proprietor, it will be what? Exempt from tax. I have written it here. Sole proprietor, if proves that he will use the property for residential purpose, then if it is proved, then it is going to be exempt from tax. Are you clear with it? Perfect है। बढ़ते हैं आगे विद द कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी में सप्लायर भी मैटर करता है और रेसिपिएंट भी मैटर करता है। सप्लायर अगर का बात किया तो सप्लायर अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा कमर्शियल प्रॉपर्टी का, देन इन दैट केस आंखें बंद करो, ऑलवेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सी, कमर्शियल प्रॉपर्टी देने के बाद ना गवर्नमेंट एग्जाम्पशन नहीं देता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहा है, गवर्नमेंट बोलता है भाई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, हम लोग तो जीएसटी लेंगे। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो किसको सप्लाई दिया जा रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है कि अनरजिस्टर्ड को? अच्छा, अगर रजिस्टर्ड को दिया जाएगा तो भी टैक्सेबल है, और इधर आरसीएम की तो जरूरत ही नहीं है ना, वो सप्लायर खुद एक क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन एक दूसरे अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, देन इन दैट केस इट इज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इधर आरसीएम की जरूरत ही नहीं है। ओके, अगर यूआरपी का बात किया, सप्लायर कौन है? यूआरपी है। फॉर एग्जांपल तुम लोग स्टूडेंट हो अभी, बराबर। तुम लोगों के पापा ने तुम लोगों को गिफ्ट कर दिया 10 स्टैंडर्ड में 40% तुम लोगों को आया ना, 40%, मतलब 40 के ऊपर आया, इसके लिए 40 के ऊपर आया, इसके लिए तुम लोगों को एक कमर्शियल प्रॉपर्टी गिफ्ट दे दिया। अभी तू बोल रहा है काम कर दे, रेंट पे देते। तुम लोग ने कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दिया, तो भाई, तो इस पे एफसीएम तो नहीं लगाएंगे, बिकॉज सप्लायर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, गवर्नमेंट को इसका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने बोला यूआरपी टू आरपी होगा, तो हम लोग इस पे क्या लगाएंगे? आरसीएम लगाएंगे। अंडरस्टैंडिंग? और ये आरसीएम कभी लगेगा मालूम है? ये आरसीएम तभी लगेगा जब भी ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, ये रेगुलर स्कीम के अंदर हो। ये रेगुलर स्कीम के अंदर होगा तो ही उस पे आरसीएम लगेगा। सर अगर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर होगा तो? अगर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर होगा तो इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। याद रखना ये चीज, याद रखना ये चीज। ओके, ओके। नाउ यूआरपी टू यूआरपी होगा तो एब्सोल्युटली नो टैक्स। अभी मैं तुम लोगों को 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट में तुम लोगों को दे रहा हूं, प्लीज पॉज करना, और प्लीज ये लेक्चर मतलब ये चार्ट जो है वो अच्छे से पढ़ना। पॉज करना और ये चार्ट प्लीज अच्छे से पढ़ना और मेमोराइज करना, एंड देन ओनली गो विद द नेक्स्ट पार्ट। इवन दो यू आर वॉचिंग एट द हायर स्पीड, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड, तुम्हारा पढ़ाई इफेक्टिव हो जाएगा मेरे साथ साथ। अंडरस्टैंडिंग? सब लोग ने किया क्या? ओके, तो 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। मैं फोर्थ पॉइंट का बात करता हूं, दैट इज बिल्डर का पॉइंट। बिल्डर के ना 2 पॉइंट्स है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंटल राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय द प्रमोटर। मतलब एक एक पर्सन अपना डेवलपमेंटल राइट अपने बिल्डर को देता है। अब जो भी डेवलपमेंटल राइट है वो क्या देता है? बिल्डर को देता है। और एक पॉइंट ये है कि अगर किसी ने भी अगर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड दिया है बिल्डर को, ये दोनों केसेस में आरसीएम लगता है, याद रखना। मतलब बिल्डर को क्या मिला? बिल्डर को मिला डेवलपमेंटल राइट, लगेगा क्या? आरसीएम। बिल्डर को क्या मिला? लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड मिला, जिसका एज क्या बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड का पीरियड इज इक्वल टू और मोर देन 30 ईयर्स। इसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म लीज। उस पे भी क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। एवरीबडी विल रिपीट अलॉन्ग विद मी हाउ मेनी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। सबसे पहला जीटीए, दूसरा स्पॉन्सरशिप सर्विस ओबीसी टू बीसी, थर्ड वन इज रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी, फोर्थ एंड फिफ्थ बिल्डर के पॉइंट्स है, दैट इज लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, एंड ऊपर क्या था? डेवलपमेंटल राइट्स। एक नंबर बाबा, हम लोगों को 5 पॉइंट्स मुंह पे है,
हम लोगों को याद हो जाएँगे। बराबर, परफेक्ट। हम लोग अभी जाते हैं डायरेक्टर के पॉइंट पे। डायरेक्टर ने अगर कौन-सा सर्विस दिया एज़ एन एम्प्लॉयी, ही इज़ द एम्प्लॉयी ऑफ द कंपनी, देन इन दैट केस इधर नेगेटिव लिस्ट लगेगा और उसपे जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर डायरेक्टर ने सर्विस दिया नॉट एज़ एन एम्प्लॉयी, उसने एज़ एन एम्प्लॉयी सर्विस नहीं दिया, पर वो जो डायरेक्टर का सर्विस था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को दिया, तो वापस ये नेगेटिव लिस्ट के अंदर आ जाएगा। सप्लाई के अंदर हम लोगों ने देखा हुआ था। अगर डायरेक्टर ने एक एम्प्लॉयी के थ्रू, एम्प्लॉयी जैसा नहीं बट एज़ अ डायरेक्टर ओनली कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी को सर्विस दिया, तो उसपे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज़ ये नेगेटिव लिस्ट के अंदर आ जाएगा। याद है क्या? एमसीए का डायरेक्टर, चेयरमैन होगा कोई सेबी का, वो भी मैंने बोला था उसपे भी जीएसटी नहीं लगता है। बट अगर नॉर्मल डायरेक्टर ने कंपनी को सर्विस दिया, तो उसपे क्या लग जाएगा? रसम, दैट इज़ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बराबर, परफेक्ट, एकदम सही है। ओके, नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन। एवरीबॉडी थोड़ा-सा याद रखना, 2 पॉइंट्स में एक्सेप्शंस है जिसमें क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट नंबर 1 एंड आज बाजू में और एक है पॉइंट नंबर 2। अगर एक डायरेक्टर ने कौन-सा भी सर्विस कंपनी को दिया इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, नॉट इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी बट इन पर्सनल कैपेसिटी, मतलब क्या? डायरेक्टर का काम क्या है? कंपनी को ग्रो करना, कंपनी के डिसीजंस लेना। ये सर्विस जो होती है ना, वो प्रोफेशनल कैपेसिटी की सर्विस है। बट डायरेक्टर ने कंपनी को बोला, बाबा काय को टेंशन लेता है, मेरे पास 5 गाड़ियां है, रेंट पे देता हूं मैं तुझे। सो कंपनी को डायरेक्टर ने कार्स रेंट पे दी। दिस इज ऑल्सो अ सर्विस विच इज गिवन बाय द डायरेक्टर टू द कंपनी, बट स्टिल इट इज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, एंड दैट्स व्हाई इस पे आरसीएम नहीं लगेगा, इस पे क्या लगेगा? एफसीएम लगेगा। अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट पर्सनल कैपेसिटी का। सेकंड पॉइंट, एक एम्प्लॉय है और एक कंपनी है। कंपनी एम्प्लॉय को 2 पेमेंट्स करता है। पेमेंट नंबर 1, पेमेंट नंबर 2। पेमेंट नंबर 1 के अंदर 192 का टीडीएस काटा। इनकम टैक्स का 192 का टीडीएस मतलब सैलरी का टीडीएस। सैलरी का टीडीएस मतलब कहने से एम्प्लॉई इज प्रोवाइडिंग सर्विस एज एन एम्प्लॉई मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट, उसका जो भी सर्विस दिया जाएगा उस पे 192 का टीडीएस काटा जाएगा। तो इसके वजह से सैलरी है, इसके वजह से इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। देखिए सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता है ना, एज एन एम्प्लॉई अंडर एम्प्लॉयमेंट सर्विस दिया तो, बराबर। बट अगर कंपनी ने जो भी पेमेंट किया है उस पे सेक्शन 194 जे का टीडीएस काटा हुआ है, मतलब इन दिस केस एम्प्लॉय ने कंपनी को सर्विस तो दिया बट नॉट अंडर एम्प्लॉयमेंट, और इसके वजह से इस पे जीएसटी लगेगा, एंड दैट टू अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एकदम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं हम भाई। ये इतना इतना इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर नहीं आएगा, पॉइंट्स ही नहीं है इसमें कुछ। बराबर है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले देखा जीटीए का सर्विस। सेकंड क्या देखा? सेकंड देखा स्पॉन्सरशिप ओबीसी टू बीसी। थर्ड क्या देखा? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग कमर्शियल प्रॉपर्टी। फोर्थ एंड फिफ्थ बिल्डर बिल्डर के पॉइंट्स। सिक्स्थ क्या देखा? डायरेक्टर के पॉइंट। एक नंबर समझ में आ गया। अभी हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस एजेंट का सर्विस एंड रिकवरी एजेंट का सर्विस। अभी इंश्योरेंस एजेंट किसको सर्विस देगा? इंश्योरेंस कंपनी को, आरसीएम के अंदर आएगा। अभी रिकवरी एजेंट का सर्विस जो होता है, प्लीज सब लोग ध्यान देना। समझो एक काम करते हैं कि तुम लोग ने 10 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से, बराबर। बैंक से तुम लोग ने लोन लिया, तुम लोग पेमेंट ही नहीं कर रहा है। बैंक तेरे को मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, इंस्टाग्राम डीएम कर दिया, टेलीग्राम पे भेज दिया, तू रिप्लाई नहीं कर रहा है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला, "अरे अमित बाबा एक काम करो, उनके घर पे जाना और उनको हेलो बोल के आना।" मैंने बोला, "ओके, नो प्रॉब्लम।" तेरे घर पे आया, घर पे आने के बाद दरवाज़ा टकटकाया, तूने उठाया नहीं। मैं अंदर घुसा, अंदर घुसने का तुझे उल्टा लटकाया, पैसा निकाला, पैसा निकलने के बाद मैं गया बैंक के पास और बैंक को दे दिया। सर ये तो 2x में इतना फास्ट हुआ ना, समझा ही नहीं क्या हुआ। इसीलिए बोलते हैं 2x मत देखो। ठीक है? अभी वो आप मैं नहीं समझाएगा वापिस, मैं नहीं समझाएगा वापिस, मेरी मर्ज़ी, मैं नहीं समझाएगा वापिस। ठीक है? तो पॉइंट इज़ मैंने बैंक को सर्विस दिया, मैंने बैंक को सर्विस दिया अंडर रिकवरी एजेंट। एज़ अ रिकवरी एजेंट मैंने बैंक को सर्विस दिया। देन इन दैट केस दोस्तों इस पे क्या लग जाएगा? आरसीएम लग जाएगा। ऑन द अदर हैंड तुम लोग पैसा पैसा बहुत कमाने लगे भाई, जो बहुत पैसा कमा रहे हो तुम लोग। मर्सिडीज बेंज की गाड़ी परचेज की तुम लोग ने। मर्सिडीज ने तुम लोग को बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, एवरी मंथ तुझे 50,000 पे करना है। तू पे करना बंद कर दिया 1 महीना पे करने के बाद। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला भाई वसूली भाई अमित भाई एक काम करना, उनके घर पे जाना, उनको हेलो बोल के आना। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैं तेरे घर पे आया, घर पे आने का दरवाज़ा खटखटाया, तूने दरवाज़ा खोला नहीं, इसके बाद दरवाज़ा तोड़ के अंदर आया, दरवाज़ा तोड़ के अंदर आने के बाद तुझे उल्टा लटकाया, उल्टा लटकाने के बाद मैं तेरे से पैसा रिकवर किया, पैसा रिकवर करने के बाद मैं मर्सिडीज बेंज के पास गया, उनको पैसा दिया। इधर भी मैं रिकवरी एजेंट का ही सर्विस दे रहा हूँ, पर ये रिकवरी एजेंट का सर्विस मैं किसको दे रहा हूँ? मर्सिडीज को दे रहा हूँ। कहने से आरसीएम लगना चाहिए? नहीं।
नहीं, आरसीएम कभी लगेगा मालूम है? रिकवरी एजेंट का सर्विस जब भी मैं एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को देता हूँ ना, तो ही उस पे आरसीएम लगेगा। बाबा इस पे भी करके रखो पॉइंट। अंडरस्टैंडिंग सब लोगों को समझा? ओके। तो ये तुम्हारे और 2 पॉइंट्स आते हैं, तो टोटल 8 पॉइंट्स अपने मुँह पे है। नेक्स्ट पॉइंट जाता है दैट इज़ ट्रांसफर और परमिटिंग यूज़ ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट रिलेटेड टू ओरिजिनल, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क। फॉर एग्जाम्पल एक म्यूजिक कंपोज़र है, म्यूजिक कंपोज़र ए आर रहमान ने एक म्यूजिक का कंटेंट बनाया। उसने वही म्यूजिक कंपनी को दे दिया पब्लिश करने के लिए। उस पे क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा वो उन्होंने बोला, बराबर? क्योंकि वो ओरिजिनल कंटेंट था। अभी सोनी म्यूजिक ने क्या किया? सोनी म्यूजिक ने यही आगे जाके ज़ी म्यूजिक को वो कंटेंट बेच दिया। नाउ सर इसमें आरसीएम लगेगा क्या? नहीं, इस पे क्या लगेगा? एफसीएम लगेगा। क्यों? बिकॉज़ ओरिजिनल कंटेंट होगा ना तो ही आरसीएम लगता है। ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं बेचा उसने। सी दिस इज़ ओरिजिनल कंटेंट जो ए आर रहमान खुद बेच रहा है। पर म्यूजिक कंपनी जब ये आगे बेचता है तो वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता। समझ रहे क्या? परफेक्ट है तो इस पे क्या लगेगा? एफसीएम लगेगा। ओके। सेकंड पॉइंट है ऑथर एंड पब्लिशर। ऑथर एंड पब्लिशर के केस में ये जो भी ऑथर है, वो ऑथर पब्लिशर को अपना कंटेंट देता है और पब्लिशर जो है वो रॉयल्टी पे करता है। Now it will be whose responsibility to pay GST and this is falling under RCM. इसके वजह से पब्लिशर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। बट ऑथर एंड पब्लिशर के केस में याद रखना इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। मैं इधर ऑ पॉइंट करके रख रहा हूं। कौन से केसेस के अंदर ऑथर कैन ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म? ऑथर कैन से नहीं, मुझे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही ऑप्ट करना है, ऐसा बोल सकता है ऑथर। कौन से केसेस में होगा? नंबर 1 व्हेन ऑथर इज ओके, नंबर कौन से कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे? अगर ऑथर को एफसीएम के लिए ऑप्ट करना होगा, देन ऑथर इज रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन। ही कांट से मेरा अब तक टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ है। नहीं बाबा, तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नंबर 1 ही हैज टू गो टू द jurisdictional commissioner and tell that jurisdictional commissioner that I am opting for forward charge mechanism in the prescribed form in the prescribed manner. Okay. Point number 2. Point number 3, once I opt for FCM, then I should continue opting for FCM for 1 year. एक पूरा साल मैंने वो FCM के लिए ऑप्ट करना चाहिए. And point number 4, in my invoice, I should specifically write that I have opted for forward charge mechanism. तुम लोगों को समझा क्या? नंबर 1 क्या? रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी। नंबर 2 आई नीड टू इंटिमेट। नंबर 3 I shall continue using FCM for 1 year. And number 4 author shall intimate about opting for FCM in the invoice. This is your 4 points. याद रखना स्ट्रेट उठ के क्वेश्चन आ सकता है। अपने क्वेश्चन बैंक में भी एक विकी कौशल ऐसे कुछ तो पॉइंट है वो इसमें कवर्ड है। उसके बाद फोटोग्राफर आर्टिस्ट का भी सेम पॉइंट है। अगर फोटोग्राफर आर्टिस्ट ने कौन सा सर्विस दिया प्रोड्यूसर को, उस पे भी क्या लग जाएगा? आरसीएम लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं दैट इज मेंबर्स ऑफ आरबीआई ओवरसीइंग कमिटी ने अगर आरबीआई को सर्विस दिया दोस्तों, इट विल फॉल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दैट्स इट। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने सर्विस दिया। ना ये कौन होता है थोड़ा ये समझो, उसके बाद तुम लोगों को सप्लायर रेसिपिएंट समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है? बैंक्स को ना लोन देना होता है लोगों को, पर कितने लोगों को बैंक्स फोन करेंगे? इसके वजह से बैंक क्या करता है? लोगों को अपॉइंट करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपॉइंट किया और बोला अब मैं एक काम कर, तू लोगों को लोन बेच के आ, मैं तुझे कमीशन दूंगा। मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ, भाई लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए। तुम लोगों को फ़ोन आता है ना, लोन चाहिए क्या, लोन चाहिए क्या? वो कौन होते हैं? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं। मैं किसको सर्विस दे रहा हूँ? बैंक को सर्विस दे रहा हूँ। तो जो सप्लायर है, दैट सप्लायर हैज़ टू बी एन इंडिविजुअल, याद रखना। द सप्लायर हैज़ टू बी एन इंडिविजुअल एंड जिसको सर्विस दिया है वो एक बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी होगा। देन इन दैट केस याद रखना, इट विल ऑलवेज बी टैक्स्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर ये नॉर्मल कंपनी होगा ना दोस्त, कंपनी, अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वो कंपनी को सर्विस दे रहा है ना, उस पे एफसीएम लगेगा, याद रखना। सो सप्लायर भी इधर इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल होना चाहिए एंड रेसिपिएंट भी इंपॉर्टेंट है। इधर कौन होना चाहिए? बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी होना चाहिए। ये इतना हल्लू हल्लू क्यों चल रहा है? परफेक्ट। ओके। नाउ हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट। एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्टली, एक एकदम इजी तरीके से मैं याद करवाता हूँ। इधर एक बिजनेस फैसिलिटेटर है, वो यूजुअली एक स्मॉल पर्सन है, हु विल डू ऑल द स्मॉल काइंड ऑफ वर्क्स। लोन प्रोसेसिंग होगा, एडमिन वर्क होगा, डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा, तो वो बैंक को सर्विस देता है। ठीक है। बाद में इधर होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बराबर है, और इधर बिजनेस करस्पॉन्डेंट का एजेंट होता है।
मैं अभी तुम लोगों को लॉजिक तो समझा नहीं रहा हूं, पर तुम लोगों को कैसे याद रखना है समझा सकता हूं। बिजनेस फैसिलिटेटर जब भी बैंक को सर्विस देता है, तभी लगता है आरसीएम। बिजनेस करस्पॉन्डेंट जब भी बैंक को सर्विस देता है, उस पे लगता है एफसीएम। एंड एजेंट जब भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देता है, उस पे लगता है आरसीएम। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरिंग करो अपने माइंड के अंदर। बैंक इधर है, बिजनेस फैसिलिटेटर इधर है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट इधर है, एंड इधर कौन है? एजेंट है। अगर ऐसा होगा तो आरसीएम लगेगा, और ऐसा होगा तो एफसीएम लगेगा। ट्रस्ट मी, ये मैं रेगुलर लेक्चर में ऐसा नहीं पढ़ाता। तुम लोग मुझे जज मत करो कि कैसा पढ़ाता है ये, ऐसा 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 ऐसे कोई टीचिंग होता है? ये रिवीजन लेक्चर ना, इसके लिए तुम लोगों को मैं लॉजिक्स में नहीं जा रहा हूँ, बट तुम लोगों को याद करवा रहा हूँ, ठीक है? मुझे सब समझ रहा है, ठीक है? हाँ, तो ये जो होता है ना, इसको क्या बोला जाता है? आरसीएम बोला जाता है। और ये जो होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? एफसीएम उस पे लगता है। बराबर। नाउ द पॉइंट इज कि सर हम लोग याद कैसे रखें कि बिजनेस फैसिलिटेटर किधर है और बिजनेस करस्पॉन्डेंट किधर है? इधर है कि इधर है? हमेशा याद रखो, बीएफ जो होता है ना, बीएफ विल ऑलवेज बी डाउन एंड बीसी इज ऑलवेज राइट। बीएफ इज ऑलवेज डाउन एंड बीसी इज ऑलवेज राइट। ओके, गंदी सोच वाले। ओके, बढ़ते हैं आगे हम लोग। जो 12 कंप्लीट हो गया अपना, आते हैं 13 पे। दैट इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मतलब क्या? मेरे पास कोई व्हीकल्स है, मैं तुम लोगों को रेंट पे देता हूं। तो इधर भी सेम चीज, सप्लायर लिखने का, बीसी ओबीसी लिखने का, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपेंट लिखने का, बीसी ओबीसी लिखने का। कभी आरसीएम लगेगा व्हेन इट इज ओबीसी टू बीसी। ऐसा जब भी होगा ना, तभी क्या लगेगा? ओबीसी आरसीएम लगेगा। बाकी ऑल द परमिटेशन कॉम्बिनेशंस इट इज गोइंग टू बी एफसीएम। ओबीसी टू बीसी में क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। बाकी सब जगह पे क्या लगेगा? एफसीएम लगेगा। नाउ, जब भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एक बॉडी कॉर्पोरेट को सप्लाई देता है, उधर भी बॉडी कॉर्पोरेट के पास दो ऑप्शंस होते हैं। बॉडी अदर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट जब भी सप्लाई देता है, ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट के पास दो ऑप्शंस होते हैं। नंबर वन, ही कैन ऑप्ट फॉर एफसीएम और ही कैन ऑप्ट फॉर आरसीएम। अगर ओबीसी ने आरसीएम के लिए ऑप्ट किया, तो सामने वाला जो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो 5% के हिसाब से जीएसटी पे करेगा, और ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, जो भी उसने इनवर्ट सप्लाई किया था उसका। बराबर। बट अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने अगर एफसीएम ऑप्ट किया, देन इन दैट केस पहले जो 12% था, इट हैज बीन अमेंडेड टू व्हाट? 80। और जो भी उसने सप्लाई किया था ओबीसी ने, उसका आईटीसी उसको मिल। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट जीटीए का सर्विस। सिर्फ एक छोटा फर्क इधर ये है कि उधर एफसीएम में भी दो ऑप्शन थे, 12 एंड सॉरी 18 एंड 5। इधर 18 एंड 5 नहीं है, सिर्फ 18 है। बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। करेक्ट है। एक एग्जांपल लेते हैं। देयर इज वन अनिकेत, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड अनिकेत, जिसके पास 5 व्हीकल्स है। बराबर। इधर एक पर्सन है महाजन वर्चुअल, जिसको 6 व्हीकल्स की जरूरत है। महाजन वर्चुअल्स ने अनिकेत को बोला, मुझे 6 व्हीकल चाहिए, दे सकता है क्या? अनिकेत बोला, यस दे सकता हूं। अरे पर उसके पास 5 ही थे। पर ठीक है, वो ले लेगा किधर से? तो ये 5 व्हीकल्स खुद के जो है वो देने के लिए उसको रिपेयर्स लगेंगे, मेंटेनेंस लगेगा। तो उसने क्या किया? अनिकेत ने रिपेयर्स का सर्विस लिया और उस पे 10,000 रुपीज का जीएसटी पे किया। ओके। मेंटेनेंस का सर्विस लिया और उस पे 5,000 रुपीज का जीएसटी पे किया। और उसने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विस लिया, मतलब बल्लू करके दे पर जा रहा, बल्लू। तो बल्लू से उसने एक व्हीकल लिया, बिकॉज उसको 6 व्हीकल्स चाहिए। उसके पास कितने हैं? 5 व्हीकल। तो उसने 6th व्हीकल जो था ना, वो बल्लू से लिया, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का। नाउ अगर अनिकेत, ये कहना है दिस इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ये तो इंडिविजुअल है ना भाई। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, उस पे दो ऑप्शंस होते हैं अनिकेत के पास, एफसीएम या फिर आरसीएम। अगर अनिकेत ने एफसीएम ऑप्ट किया, देन इन दैट केस 10,000, 5,000, 3,000 सबका आईटीसी मिलेगा। बट अगर अनिकेत ने आरसीएम ऑप्ट किया, तो आइडियली किसी का भी आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। बट उन्होंने बोला कि देखो, ये रिपेयर्स का तो नहीं मिलेगा, 5,000 का भी नहीं मिलेगा, बट ये 3,000 का मिल जाएगा, बिकॉज अनिकेत ने जो भी सप्लाई लिया है, वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में यूज कर रहा है। सो अनिकेत ने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल लिया, पर वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ही आगे दे रहा है, विच मीन्स दे वांट टू से दैट ये मोटर व्हीकल जो ले रहा है ना, वो उसके पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा है, वो उसके बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है। इसके लिए इफ इज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, then in that case Aniket will get the ITC of only that particular inward supply. Are you clear with this? एक नंबर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 13 समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 14 पे आते हैं, सिक्योरिटी सर्विस। इधर थोड़ा सा और पॉइंट डाल के रखना, एक छोटा सा लास्ट पॉइंट है, तुम लोगों को समझना है। सिक्योरिटी सर्विस मतलब क्या? सिक्योरिटी सर्विस मतलब अगर कोई वॉचमैन होगा बेसिकली,
अगर वॉचमैन का सप्लायर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सर हाँ, ये तो वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जैसा पॉइंट हो गया। नहीं भाई, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के केस में सप्लायर था इंडिविजुअल ओनली। सिक्योरिटी सर्विस के अंदर सप्लायर है एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सो इसमें इंडिविजुअल भी आएगा, पार्टनरशिप फर्म भी आएगा, कोई भी आ सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है वो। डिफरेंस समझा? उधर सिर्फ इंडिविजुअल है, इधर क्या एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। समझना अच्छे से, छोटा पॉइंट है। ओके, और रेसिपिएंट कौन है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, देन इस पे क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। बट अभी जस्ट ये समझ के रखना क्या है, एफसीएम लगेगा अगर सिक्योरिटी सर्विसेज आर सप्लाइड टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। अगर उनको अगर सिक्योरिटी का सर्विस दिया है, जो लोगों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिया है टीडीएस काटने के लिए, तो उस पे क्या लगेगा? एफसीएम लगेगा। या फिर ये जो पर्सन है, उसने जो सिक्योरिटी की सर्विस दिया है वो एक कॉम्पोजिट डीलर को दिया है, देन इन दैट केस उस पे क्या लगेगा? एफसीएम लगेगा। ये छोटा सा पॉइंट, रेगुलर बैच, प्रैक्टिस बैच, जो भी लोग हैं, तुम्हारे नोट्स के अंदर नहीं होगा तो प्लीज ये ऐड करके रखना, सो दैट अपने को, हम लोगों ने सब कुछ कवर किया ये पर्टिकुलर इसके अंदर, जो जो अमेंडमेंट है, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस चैट्स। ठीक है, सो नथिंग एल्स यू नीड टू रेफर। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 15 पे आता है, दैट इज लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज। लेंडिंग एंड बोरोइंग से भी अलाउ करता है सिक्योरिटीज का। सो लेंडर जो भी पैसा चार्ज करता है लेंड करने के लिए, जो भी पैसा चार्ज किया, तो लेंडिंग एंड बोरोइंग पे क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। एकदम बराबर है। छोटा सा क्विक रिवीजन करें। नंबर 1 क्या देखा हम लोग ने? याद करो। नंबर 1 जीटीए का सर्विस देखा। जीटीए के बाद क्या देखा हम लोग ने? स्पॉन्सरशिप सर्विस देखा। याद है क्या? यस। तीसरा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एंड कमर्शियल ड्वेलिंग, कमर्शियल प्रॉपर्टी। 3 पॉइंट फर्स्ट पेज में खत्म होते हैं। सेकंड पेज में लेफ्ट हैंड साइड पे 2 पॉइंट्स थे बिल्डर के। नंबर 1 एक डेवलपमेंटल राइट्स दिए, और नंबर 2 लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड पे दिया, इक्वल टू और मोर देन 30 इयर्स। बराबर। एक डायरेक्टर का उधर पॉइंट था। बराबर, डायरेक्टर ने अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में सर्विस दिया तो आरसीएम लगेगा। बाद में 2 पॉइंट्स थे, इंश्योरेंस एजेंट का सर्विस एंड रिकवरी एजेंट का सर्विस। बराबर, परफेक्ट। ये 8 पॉइंट्स अपने कवर हो गए। 8 पॉइंट्स के बाद राइट हैंड साइड में कौन सा पॉइंट था? एक ऑथर का पॉइंट था, पॉइंट नंबर 9। बराबर। पॉइंट नंबर 10 जो है वो इधर आता है, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का क्या होगा? आरबीआई ओवरसीइंग कमेटी का क्या होगा? बीसीबीएफ ऐसा होगा तो आरसीएम, ऐसा होगा तो एफसीएम। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल देखा, ऐसा होगा तो ओबीसी टू बीसी होगा तो आरसीएम, बाकी सब एफसीएम। उसके बाद मैंने सिक्योरिटी सर्विस का बात किया, कौन सप्लायर कौन रेसिपिएंट। बराबर। एंड देन लेंडिंग ऑफ बोरिंग का इसका बात किया। ये तुम्हारा इंटर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। 16 आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कॉम्पोजिशन स्कीम। फटाफट कंप्लीट करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। आई नो यू नो दिस वेरी वेल। ठीक है, चलो देखते हैं। ये पूरे कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर हम लोगों को टोटल 3 सेक्शंस है। सेक्शन नंबर 10(1), 10(2), 10(2)(a। बराबर। सो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर बोला कि यूजुअली व्हेन आई टेक द रजिस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द रजिस्ट्रेशन आई हैव 2 ऑप्शंस, वन एज रेगुलर स्कीम, सेकंड एज कॉम्पोजिशन स्कीम। मैंने अगर रेगुलर स्कीम के अंदर ऑप्ट किया, देन इन दैट केस मुझे 24 रिटर्न्स भरने पड़ते हैं। और 24 रिटर्न्स कैसे होंगे? एवरी मंथ के 2 रिटर्न्स। बराबर, 24 रिटर्न्स। परफेक्ट। और अगर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आ गया, देन इन दैट केस आई हैव टू फाइल ओनली 1 रिटर्न। सो ये छोटे लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा कि बड़े लोगों के लिए? ये यूजुअली छोटे लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जिनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़ और 75 lakhs इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। बराबर। नाउ द पॉइंट इज सर विच आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? एकदम मस्त। नुस्ता M3, नुस्ता M3 आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। N मतलब नागालैंड, U मतलब उत्तराखंड, S मतलब सिक्किम, T मतलब त्रिपुरा, A इज नॉट आसाम, इट इज अरुणाचल प्रदेश। सो नुस्ता इधर हो गया। M3 में मणिपुर, मिजोरम एंड मेघालय। बराबर, परफेक्ट। सो नुस्ता M3 के केस में तुम्हारा टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 75 lakhs, इन दैट केस तुम लोगों को कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट तुम लोग कर सकते हो। ओके सर, अगर अदर स्टेट्स होगा तो टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड बी अप टू 1.5 करोड़। ओके सर। उसके बाद ये जो 10(1), 10(2) का सेक्शन था ना, दिस वाज एप्लीकेबल एक्सक्लूसिवली, जो एक्सक्लूसिवली गुड्स देता है एंड रेस्टोरेंट सर्विस देता है। बाकी सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं थे। जो गुड्स देता है या फिर रेस्टोरेंट सर्विस देता है, इनके लिए ही 10(1), दिस इज 10(1). ये पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 10(1) है, एक्सक्लूसिवली गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस। बट लोग बोलने लगे थोड़ा तो दूसरा सर्विस देने के लिए अलाउ करो, तो उन्होंने सेक्शन नंबर 10(2) निकाला और उन्होंने बोला मैं तुम लोगों को थोड़ा
थोड़ा सर्विस देने के लिए अलाउ कर सकता हूँ अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। तो ये जो सर्विस देने के लिए अलाउ किया ना, अदर सर्विस, और इसको ना मार्जिनल सर्विस बोला जाता है। मार्जिनल मतलब क्या? थोड़ा-सा ही अलाउ किया है, ऐसा नहीं कि ये अलग सर्विस ही दिया, नहीं। ये सर्विस का एक लिमिट दिया और उन्होंने बोला ये जो सर्विस है ना, ये सर्विस तुम लोग दे सकते हो ओनली टू सम एक्सटेंट। क्या होगा? 10% ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स टर्नओवर और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर एंड नॉट लोअर। समझो 140 लाख मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर है, तो लास्ट ईयर का टर्नओवर का 140 लाख का 10% मतलब 14 लाख और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, व्हिच मींस 14 लाख तक मैं ये सर्विस दे सकता हूं। जैसे मैं कंडीशन 14 लाख का क्रॉस करूंगा, भले मेरा 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ होगा, स्टिल आई विल बी शिफ्टेड टू द रेगुलर स्कीम विथ इमीडिएट इफेक्ट। समझा कि नहीं? ओके। कभी भी याद रखना, मैं दोनों बार टर्नओवर आइडेंटिफाई करता हूं। नंबर वन, मैं लास्ट ईयर का टर्नओवर देखता हूं टू आइडेंटिफाई कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। चलो लास्ट ईयर में मेरा 1.5 करोड़ के नीचे था, नो प्रॉब्लम, इन दिस ईयर आई एम एलिजिबल। अभी मैंने ये साल में एक धंधा करना स्टार्ट किया और ये साल में मेरा 1.5 करोड़ क्रॉस हुआ। जो दिन पे मेरा 1.5 करोड़ क्रॉस होगा, ऑन द सेम डे आई विल बी शिफ्टेड टू द रेगुलर स्कीम विथ इमीडिएट इफेक्ट। क्या बोला मैंने? विथ इमीडिएट इफेक्ट आई विल बी शिफ्टेड टू द रेगुलर स्कीम। वो 1.5 करोड़ हो या फिर 75 लाख हो, एज द केस मे बी। परफेक्ट दोस्त। ओके। उसके बाद अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आता हूं, देन इन दैट केस मुझे जीएसटी रिटर्न भरना पड़ता है एनुअली, मतलब एक ही रिटर्न भरना पड़ेगा, दैट इज अंडर जीएसटीआर 4। सर उसका ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट इज 30th जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके। अगर टैक्स पेमेंट होगा तो मुझे ना टैक्स पेमेंट क्वार्टरली करना पड़ता है, मतलब रिटर्न साल में एक ही बार भरो, बट जो टैक्स पे करना पड़ेगा ना वो मुझे क्वार्टरली करना पड़ेगा, वो याद रखना। सो अगर टैक्स पेमेंट CMP 04 के अंदर तुम लोग, CMP 08 के अंदर सॉरी, तुम लोग उनको क्वार्टरली करना पड़ता है। करेक्ट है? सो यूजुअली यूजुअली तुम लोगों को मंथली रिटर्न्स भरने पड़ते हैं और मंथली पेमेंट्स करने पड़ते हैं। बट अगर कॉम्पोजिशन स्कीम का बात किया, फिर इन दैट केस तुम लोगों को ईयरली रिटर्न भरना पड़ता है एंड क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग? सब लोगों को समझा क्या? ओके। अभी थोड़ा सा रेट्स के बारे में बात करते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर होगा तो 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई। रिटेलर होगा तो 1% ऑफ ओनली टैक्सेबल सप्लाई। बट अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस देता होगा तो इट इज गोइंग टू बी 5% ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जाम। समझ रहा है क्या? सब लोगों को समझ रहा है क्या? मैन्युफैक्चरर 1% ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जाम, रिटेलर 1% ऑफ टैक्सेबल, एंड रेस्टोरेंट सर्विस होगा तो 5% ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जाम। ओके सर। सेक्शन नंबर 10(2)(a) पे आता है। 10(2)(a) बात करता है कंसेशनल रेट स्कीम, मतलब क्या? कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a। इसे दो अलग अलग वर्ड्स है बेसिकली। कंसेशनल रेट स्कीम बोलो या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a बोलो। ठीक है। जो लोग 10(1) 10(2) के अंदर फॉल नहीं होते, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं फॉल नहीं होता 10(1) 10(2) के अंदर, मैं गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस कुछ भी नहीं देता हूँ, तो मेरे लिए उन्होंने सेक्शन निकाला 10(2)(a। जो 10(1) 10(2) के अंदर फॉल नहीं होते और जो एक्सक्लूसिवली सर्विस देते हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, दे विल फॉल अंडर 10(2)(a। उधर जैसे 1.5 करोड़ से 75 लाख का टर्नओवर का लिमिट है, इधर भी टर्नओवर का लिमिट लास्ट ईयर का कितना है? 50 लाख। तो उधर जैसे 1 एंड 5% का रेट है, इधर भी 6% ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट का रेट है। अंडरस्टैंडिंग? सो हम लोग ना दो टाइप्स के टर्नओवर्स आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर वन, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, फॉर आइडेंटिफाइंग दिस फॉर एलिजिबिलिटी पर्पस, कि भाई एलिजिबल होगी नहीं। 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख, एलिजिबिलिटी पर्पस के लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का रेट टर्नओवर देखता हूँ। ये फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर क्यों देखना है मुझे? क्योंकि मुझे क्वार्टरली पेमेंट करने के लिए वो टर्नओवर चाहिए। तो मैं जो कंप्यूट करता हूँ वो टर्नओवर का 1%, टर्नओवर का 1%, टर्नओवर का 5%, टर्नओवर का 6%, ये निकालता हूँ। सो 1% विल बी ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जाम, ये किसका होगा? मैन्युफैक्चरर का। 1% ऑफ टैक्सेबल, ये किसका होगा? रिटेलर का। 5% रेस्टोरेंट वाले का होगा एंड 6% जो होगा वो कंसेशनल रेट्स की, मतलब 10(2)(a) वाले का होगा। एकदम परफेक्ट है दोस्त। कभी भी याद रखना ये पॉइंट के अंदर अच्छा पॉइंट है कि मैंने अगर बिजनेस चालू किया 1/4/24 को, तो मेरा 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन का लिमिट नहीं आता है, बराबर? समझो कि 39/24 को मेरा टर्नओवर क्रॉस होता है, सो आई एम रिक्वायर्ड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन, एंड समझो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मुझे दो ऑप्शंस मिलते हैं, इधर आई कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम और आई कैन ऑप्ट फॉर क्या? कॉम्पोजिशन और रेगुलर स्कीम।
और मैंने कंपोजिशन में चला गया। अभी मुझे 1.5 करोड़ लास्ट ईयर का टर्नओवर है क्या कम? यस, बिकॉज़ मैंने धंधा ही अभी स्टार्ट किया। सो लास्ट ईयर का टर्नओवर इज़ अप टू 1.5 करोड़। अभी ये साल में भी मुझे क्या इंश्योर करना है, 1.5 करोड़ क्रॉस ना हो। सो जब भी मैं ये साल के अंदर 1.5 करोड़ का लिमिट देखता हूँ, उसके अंदर जो बीते हुए 20 लाख है ना, वो भी कंसीडर करूंगा ऑलरेडी। अंडरस्टैंडिंग? तो 20 लाख तक मुझे ₹1 का भी जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ मेरे मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था। बट वन्स आई टेक द रजिस्ट्रेशन, आई शुड नॉट क्रॉस 1.5 करोड़, नो। तो जो 1.5 करोड़ तुम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके अंदर ये 20 लाख प्लीज कंसीडर करना। ओके, सो आगे का सिर्फ 1.30 करोड़ ही मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कमाने का। उसके बाद में आई विल बी शिफ्टेड टू द रेगुलर स्कीम। Understanding? We'll see certain conditions of 10.1, 10.2, 10.2a. Very simple. I cannot make outward supply which are not liable for GST. मैं पेट्रोल नहीं बेच सकता, दारू नहीं बेच सकता, अगर मुझे कॉम्पोजिशन में रहना है तो। नंबर वन। नंबर टू, मुझे अगर आउटवर्ड सप्लाई करना है तो मैं इंट्रा स्टेट कर सकता हूं, इंटर स्टेट नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता। बट ये रिस्ट्रिक्शन मेरे आउटवर्ड सप्लाई के लिए है, मेरे इनवर्ड सप्लाई पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब मुझे इंटरस्टेट सप्लाई करना है तो वो आउटवर्ड नहीं कर सकता, बट इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई में कर सकता हूं। ओके, अगर मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट किया, आई कैन नॉट सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, अगर मुझे ओके, एक ना उन्होंने लिस्ट दिया है, लिस्ट दिया है, किसका लिस्ट है मालूम है? एक नोटिफाइड गुड्स का लिस्ट है। अगर तुम लोग ओके, कौन सा लिस्ट है? एक नीचे लिखा है कि मैंने नोटिफाइड गुड्स। ये नीचे लिस्ट है नोटिफाइड गुड्स का। आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट्स, एरेटेड वाटर, फ्लैश ब्रिक्स। अगर इसका मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर नहीं जा सकता। बट अगर मैं इसका ट्रेडर हूं, तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर जा सकता। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर रहूंगा, तो ही उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल के रखा। बट अगर मैं ट्रेडर रहूंगा, तो मैं जा सकता हूं। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन द ट्रेडर, बट रिस्ट्रिक्शन इज ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड्स। कभी भी याद रखो, कॉम्पोजिशन स्कीम हमेशा पैन बेस्ड होता है। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, एक ऑफिस के लिए तुम लोग ने कॉम्पोजिशन लिया, दूसरे ऑफिस के लिए रेगुलर लिया। नहीं, लेना है तो सबके लिए लो, नहीं लेना है तो किसी के लिए भी नहीं मिलेगा। अगर उसमें से एक ऑफिस ने अगर कंडीशन ब्रीच कर दिया, तो सब ऑफिसर्स का कॉम्पोजिशन स्कीम कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज द रजिस्ट्रेशन इज पैन बेस्ड। ठीक है, कॉम्पोजिट डीलर जो होता है वो जीएसटी लोगों से कलेक्ट नहीं कर सकता, और वो आईटीसी भी अवेल नहीं कर सकता। जीएसटी भी कलेक्ट नहीं कर सकता, आईटीसी भी अवेल नहीं कर सकता। ठीक है, ऑन द बिल ऑफ सप्लाई उनको ना वो टैक्स इनवॉइस तो नहीं रेज कर सकते, बिकॉज वो टैक्स चार्ज ही नहीं कर रहे। सो ऑन द बिल ऑफ सप्लाई स्पेसिफिकली तुम लोगों को मेंशन करना होगा कि मैं कॉम्पोजिट डीलर हूं। मतलब क्या? कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। अंडरस्टैंडिंग? उसके बाद सीटीपी एनआरटीपी कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन। ए, समझ रहा है कि नहीं रे? ओके, एक छोटा सा पॉइंट है। पहले क्या था कि भाई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है, दैट पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। बराबर, परफेक्ट है। बट उन्होंने अभी अलाउ कर दिया, जो भी गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करते हैं, तो वो लोग भी कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। देयर आर 4 कंडीशंस व्हिच यू नीड टू सैटिस्फाई। तो गुड्स के केस में उन्होंने रिलैक्सेशन दिया, और उन्होंने बोला कि देखो, अगर तुम लोग गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भेज रहे हो, तो भी तुम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हो। नंबर वन, दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल नॉट अलाउ इंटरस्टेट सप्लाई। भाई वो तो सब लोगों के लिए है, कोई भी इंटरस्टेट नहीं कर सकता। नंबर वन। नंबर टू, ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल कलेक्ट एंड पे द टीसीएस। ये टीसीएस के टाइम पे समझेगा, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है उसको जीएसटीआर 8 भरना पड़ता है। जो टीसीएस कलेक्ट करता है ना, उनको जीएसटीआर 8 भरना पड़ता है, वो भरेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी इंश्योर करना पड़ेगा एक चीज, कि भाई वो जो अगर वो पर्सन होगा महाराष्ट्र का, तो उसका प्रोडक्ट महाराष्ट्र के अंदर ही दिख रहा है, वो उनको इंश्योर करना पड़ेगा। मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल मेक नेसेसरी चेक्स एंड वैलिडेशंस ऑन देयर सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स, कि बराबर उसका प्रोडक्ट वही स्टेट के अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बराबर एवरीबॉडी? अभी मैं जब भी लास्ट ईयर का टर्नओवर आइडेंटिफाई करता हूं, उसके अंदर सर क्या क्या कंसिडर करता हूं? सब कुछ कंसिडर करो, सब कुछ। मतलब अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर रहूंगा, तो लास्ट ईयर का टैक्सेबल सप्लाई लो, लास्ट ईयर का एग्जाम सप्लाई लो, लास्ट ईयर का एक्सपोर्ट लो, लास्ट ईयर का इंटरस्टेट सप्लाई भी लो।
क्योंकि लास्ट ईयर इंटरस्टेट सप्लाई हो सकता है, ये साल में इंटरस्टेट अलाउड नहीं है ना, लास्ट ईयर इंटरस्टेट हो सकता है, बराबर? तो ये सब ऑफिसेस का मिला के ये जो एडिशन आएगा ना, दिस शुड बी फॉर ऑल द ऑफिसेस इन टोटल इन एग्रीगेट शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ और 75 lakhs। बट इसमें एक चीज इंक्लूड नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन दाल। इंटरेस्ट ऑन दाल, डी मतलब डिपॉजिट्स एडवांस एंड लोन। डिपॉजिट्स एडवांस एंड लोन अगर मैंने दिए होंगे, मुझे उसका इंटरेस्ट मिला होगा, प्लीज डू नॉट इंक्लूड इट। और ये सब लोगों को है, सप्लायर के केस में भी ये सब कुछ आएगा, रेस्टोरेंट के केस में भी ये सब कुछ आएगा, और 10(2)(a) के केस में भी ये सब कुछ आएगा। एक छोटा सा पॉइंट तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, एग्जाम सप्लाई जब भी तुम लोग कंप्यूट करोगे, तभी तुम लोग नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इसमें इंक्लूड करोगे, याद रखना। अल्कोहल होगा वो भी तुम लोग इसमें इंक्लूड करोगे, क्योंकि वो लास्ट ईयर का है, ये साल का नहीं है। बट एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, अल्कोहल विल ऑल्सो गेट कंसिडर्ड। अंडरस्टैंडिंग? ओके, इधर आ जाओ, लास्ट 4 पॉइंट्स वी नीड टू डिस्कस। नंबर 1, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के अंदर लिखा है, सर व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो, अगर मेरा नया रजिस्ट्रेशन होगा, सो नया रजिस्ट्रेशन जब भी होगा जब मेरा टर्नओवर लिमिट क्रॉस होगा, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख जो भी है, मेरा टर्नओवर लिमिट क्रॉस हुआ, आई हैव टू मेक अ चॉइस की रेगुलर स्कीम की कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम लेता हूं, तो जो दिन से मेरा रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा ना, वही दिन से मेरा कॉम्पोजिशन स्कीम भी इफेक्टिव हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? सो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव का डेट जो भी होगा, वही क्या माना जाएगा, कॉम्पोजिशन स्कीम का भी इफेक्टिव डेट माना जाएगा। सर कैन दिस बी इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? हो सकता है, बिकॉज इट इज माई फर्स्ट एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन। परफेक्ट। रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, say for example sir I am already registered but not under composition but under regular scheme। तो रेगुलर स्कीम के अंदर तो मैं कौन हूं, रजिस्टर्ड हूं, अभी मुझे कॉम्पोजिशन में शिफ्ट करना है। समझो ऑन 7/7/2025 आई हैव डिसाइडेड टू शिफ्ट इनटू रेगुलर टू कॉम्पोजिशन, देन आई कांट गेट शिफ्टेड इमीडिएटली, मुझे एप्लीकेशन करना पड़ेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एंड मेरा इफेक्टिवनेस होगा ना, दैट इफेक्टिवनेस विल बी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट डे ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। इन दिस केस अगर मुझे मैंने आज एप्लीकेशन किया, तो इफेक्टिव कब से होगा, 1/4/2026। अंडरस्टैंडिंग? सो रूल नंबर 3 हो गया, रूल नंबर 4 हो गया। अभी आते हैं रूल नंबर 5 पे। वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ रूल नंबर 5 इज सीटीपी एनआरटीपी कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। एकदम बराबर है। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। रूल नंबर 6 में बोला है विथड्रॉवल ऑफ द स्कीम, मतलब तेरा विथड्रॉवल दो तरीके के हो सकते हैं। नंबर 1 विथड्रॉवल मतलब क्या, कि मेरा 1.5 करोड़, 75 lakhs और 50 lakhs क्रॉस हुआ, या फिर मेरा कौन सा कंडीशन ब्रीच हो गया, कंडीशन मीट नहीं हुआ, तो विथ इमीडिएट इफेक्ट आई विल बी शिफ्टेड टू रेगुलर स्कीम। और जो दिन पे तुम लोग ने वो ब्रीच किया है कंडीशन, उधर से लेके विद इन 7 days तुम लोगों को एप्लीकेशन करना पड़ता है। ये लोग बहुत नहीं करते पॉइंट, प्लीज करना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल पॉइंट में आ सकता है। तो ऑन वंस द टर्नओवर एक्सीड्स द लिमिट और एनी ब्रीच ऑफ कंडीशन, फाइल इंटीमेशन इन फॉर्म नंबर CMP 04 विद इन 7 days ऑफ एक्सीडिंग द लिमिट। एंड द पॉइंट इज, अगर ये वॉलेंटरी शिफ्ट करता रहूंगा मैं, वॉलेंटरीली मैं अगर शिफ्ट करता रहूंगा, देन इन दैट केस आई नीड टू इंटीमेट द अथॉरिटीज, क्या, इन CMP 04 दैट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद कंपोजिशन स्कीम, आई वांट टू शिफ्ट बैक टू द रेगुलर स्कीम। परफेक्ट है। और इधर एक आईटीसी का पॉइंट है, पर जब भी हम लोग आईटीसी करेंगे, तुम लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगा। आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट टू यू, बराबर। जस्ट मैं बता देता हूँ क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन आईटीसी। तुम लोग अगर नॉर्मल स्कीम में हो और अगर तुम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हो, नॉर्मल स्कीम से अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हो, देन इन दैट केस कैन आई से नॉर्मल स्कीम के टाइम पे तुम लोगों ने कुछ गुड्स परचेज किया होगा, से फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स, तो उस पे तूने आईटीसी लिया होगा, यस। उसमें से नॉर्मल स्कीम में तूने 60 यूनिट्स यूज कर दिए, अभी 40 यूनिट्स कभी यूज होने वाले हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम में, पर तूने उसका आईटीसी ऑलरेडी ले लिया है, तो इसके लिए 40 यूनिट्स का आईटीसी तुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। इस सेक्शन नंबर 18 के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आईटीसी के अंदर, और उसके लिए तुम लोगों को एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा इन विद इन 60 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल। एंड अगर उल्टा होगा तो भी तुम लोगों को एक करना पड़ेगा, मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम में हूं, रेगुलर स्कीम के अंदर जा रहा हूं, मैंने 100 यूनिट्स परचेस किए, जिसपे आईटीसी मैंने नहीं लिया बिकॉज मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में हूं, इस पे आईटीसी नहीं लिया, तो 60 यूनिट्स मैंने इधर यूज कर दिए, अभी 40 यूनिट्स बाकी है जो मैं कहने से 40 यूनिट्स में इधर यूज करने वाला हूं। एकदम बराबर।
तो ये जो 40 यूनिट्स मैं इधर यूज़ करूँगा, उसका आईटीसी तो मुझे मिलना चाहिए ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा विदिन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच सच ऑप्शन इज़ विथड्रॉन। ठीक है? तो आईटीसी के टाइम पे तुम लोगों को मैं बताऊँगा। तो ये तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम का दोस्तों पॉइंट कंप्लीट होता है। अभी सर आपने एक पॉइंट तो कवर नहीं किया लीगल सर्विस वाला, गवर्नमेंट वाला, वो सब पॉइंट्स हम लोग एग्जम्पशंस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। उसका तुम लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। एग्जम्पशंस चैप्टर के अंदर मैं बहुत अच्छे से मेगा चार्ट कवर करूँगा। लीगल सर्विस का भी कवर करूँगा और मैं कवर करूँगा अपना गवर्नमेंट का भी। उसका बिल्कुल टेंशन तुम लोग मत लेना। तो हम लोग ने सेक्शन नंबर 9(3) अच्छे से देखा आरसीएम, सेक्शन नंबर 9(5) देखा दैट इज ई कॉमर्स ऑर्डर में अमेंडमेंट था, सेक्शन नंबर 10(1), सेक्शन नंबर 10(2) जो लिमिट के बारे में बात किया है एंड सेक्शन नंबर 10(2)(a) इज फॉर अदर सर्विस. So we have done every point of charge under GST except for 2 points of RCM which I'm going to cover in exemptions under GST. I hope that you are crystal clear with this chapter. I hope तुम लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा होगा तो छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. आई एम टेकिंग सम एफर्ट्स फॉर यू गाइज. एक छोटा सा अगर अप्रिसिएशन मैसेज नीचे लिख सकते हो कमेंट में, इट बी रियली 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 वेरी हेल्पफुल फॉर मी. थैंक यू सो मच गाइज. आज के लिए इतने ही दोस्तों. हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट रिविजन सेशन में मिलेंगे. तब तक अच्छे से पढ़ते रहो और अगर कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आज के लिए इतना ही. दिस इज अमित महाजन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.